रही है आपके पास आई जी? अब आवाज आ रही है? फाइनली आवाज जो है वो रिकनेक्ट हो गई। ठीक है जी। तो वो ऑनलाइन वालों को तो पता नहीं लगा, शुक्र है हमारी आवाज गई भी थी तो उन्हें नहीं पता लगा कि यहाँ फिजिकल क्लास में जूस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो फिजिकल वाले बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं हमने ज्यादा फीस भरी इसलिए थी कि इसमें जूस की कॉस्ट भी शामिल होती है। तो फिजिकल वालों को लेट आने पे जूस मिल गए और ऑनलाइन वालों को जो है वो सबक मिल गया कि आइंदा फिजिकल आया करें और फिजिकल क्लास में जूस पिया करें। तो आप क्यों इसमें परेशान हैं? चलें जी, कल हम लोगों ने बड़ी मजे मजे की बातें की थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई सवाल है आपका। कोई पता नहीं, आप लोग फिर भी सवाल निकाल सकते हैं। वो भाई एक सवाल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल में एक फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो अपना ओन लेबल रेडी मील्स बनाता है मेजर सुपरमार्केट्स के लिए। एक फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो क्या करता है, कुछ रेडीमेड मील्स बनाता है, डब्बों में पैक करता है, उस पर लेबल लगाता है और किसको बेच देता है? सुपरमार्केट को। The customer in the supermarket to whom it supplies meal and consumer is the individual who eats the meal. उसने फूड मैन्युफैक्चर ने डब्बों में बना के, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चर है जो कि पाइनएप्पल और इस तरह के फ्रूट्स वगैरह को जो है वो फ्रोज करके और उसको सप्लाई करता है इनको सुपरमार्केट्स को। तो सुपर है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, एंड पे उसे कंज्यूम नहीं कर रहा, तो वो कस्टमर बन जाएगा। और जो लोग सुपरमार्केट खरीदारी करने आएंगे और वो खरीद के घर लेके जाएंगे और अपने खानों में डालेंगे उसे, वो बन जाएंगे कंज्यूमर। जी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असल में हमारे अपने मुल्क में इतनी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। बाहर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बायर होता है एंड बहुत सारे गुड्स अकेले गवर्नमेंट सप्लाई कर रही होती है। मुल्क के अंदर मैक्सिमम बिजनेस गवर्नमेंट कर रही होती है, बिजनेस वो सब्सिडाइज्ड अमाउंट्स पे कर रहे होते हैं। तो आपके बहुत सारे कमर्शियल गुड्स, बहुत सारे रेजिडेंशियल गुड्स जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही होती है और वो सबसे बड़ा सेलर होता है पूरे मुल्क का, और उसके जो बायर होते हैं वो आम पब्लिक होती है। हम पॉलिटिकल वाले जब चैप्टर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि काफी काफी स्कूल ऑफ थॉट्स होती हैं। पाकिस्तान में फ्री मार्केट टाइप की चीज चलती है, यहाँ बिजनेसमैन स्ट्रांग है, लेकिन अक्सर मुल्कों में गवर्नमेंट स्ट्रांग है। पाकिस्तान में एक छोटी सी एग्जांपल जैसे इधर से भाई ने कहा यूटिलिटी स्टोर की, कि यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें चला रही होती है और वहां गवर्नमेंट बायर है और वो आम यूजर्स को दे रहा है, तो गवर्नमेंट वहां पे कस्टमर बन जाती है उन लोगों का जो कि वो बल्क में गुड्स सप्लाई। इसका मतलब कस्टमर जी, कंज्यूमर वही होगा जिसने एंड पे कंज्यूम किया है। कस्टमर दरमियान में काफी सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारी लेयर्स आ सकती हैं। देखिए ना, होलसेलर भी कस्टमर है, रिटेलर भी टेक्निकली कस्टमर है। हाँ, असल में ताकि लोगों को कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंशिएट कर सके, कि हम कहें इन सारी प्रोडक्ट्स में जो एंड कंज्यूमर है, यानी कि जो सबसे एंड वाला बंदा है, यानी कि कंज्यूमर, उसके बारे में। तो इसलिए अक्सर जगह वो बोला जाता है कि एंड कंज्यूमर तक चीज कितने रुपए की पहुंची। इस चीज को बताने के लिए कि रास्ते में कस्टमर्स की एक लाइन है, तो इन सारी लाइन से गुजर के एंड पे जो कंज्यूमर खड़ा हुआ है उसको क्या प्राइस मिल रही है, उसको क्या चीज मिल रही है। जी, कस्टमर कंज्यूमर। जी, प्रोडक्ट में शॉर्ट लीड टाइम फॉर डिलीवरी। लीड टाइम क्या होता है? जितना टाइम लगता है आपको एक प्रोडक्ट जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक के अंदर ही पड़ा होगा कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो प्रोडक्ट को आने में टाइम लगता है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो वो लीड टाइम होता है जिसमें, तो कस्टमर ये चाहता है कि उसको कम से कम दिन में डिलीवरी हो। अगर वो ऑनलाइन परचेज कर रहा है तो उसको अगर वेबसाइट बताया कि 1.5 महीने बाद आपके पास चीज पहुंचेगी, तो वो नहीं करेगा परचेज। और एक वेबसाइट कहेगी हम 3 दिन में पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर देते हैं, वो उसे पसंद है। तो प्रोडक्ट की जितनी शॉर्टेस्ट डिलीवरी होगी, जितने कम टाइम में वो कंज्यूमर तक पहुंचेगी, उतना खुश होगा।
जी, प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन और ये जो ओवरऑल कस्टमर कंज्यूमर वाली बातें थी। जी, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अलीबाबा, अमेज़न, इस तरह से मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं ये भी शामिल हो जाएंगी, क्योंकि ये दरमियान के वो जितने भी हैं। जो प्लेस का डिसीजन है उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मैंने खुद उसको सेल करना है, क्या मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करना है, क्या होलसेलर के थ्रू करना है, क्या मैंने एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करनी है या सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब जो मैन्युफैक्चर होंगे होंडा के कार्स के, वो बड़े सिलेक्टेड जगह पे सप्लाई करेंगे, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जो सिगरेट का मैन्युफैक्चरर होगा वो बहुत एक्सटेंसिव प्लेसमेंट की तरफ जाएगा कि जगह जगह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो है उसके यूजर को कन्वीनियंस हो और वो उसके ब्रांड को स्विच ना करे। ऐसा ना हो कि तंग आके कि यार मेरे इलाके में तो ये वाली सिगरेट नहीं मिलती, मैं दूसरी वाली सिगरेट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग कितने लॉयल होते होंगे, बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, वो कर लेंगे, ट्रैवल कर लेंगे लंबा चौड़ा। वाजिब, सिर्फ अब्बा जी का डर होता है, बाकी तो वो ब्रांड लॉयल होते हैं। ठीक है जी सर, होलसेलर भी कस्टमर है जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं भी पिज्जा खा रहा हूँ, वाह ठीक है, वो हमें चढ़ा रहे हैं भाई, पिज्जा खर्चे से आया है, जूस फ्री मिलना है। चलें जी, अगर मिल गया वो, हाँ उनको नुमाइंदे को बुला लेते ना। अच्छा वो बिजी थे, उन्होंने आपसे कह दिया कि जी जो करना है आप नहीं करना है, यार ये तो बड़ा जुल्म है। तो उनसे फिर कहेंगे कि हम पेमेंट करते हुए उतनी एक्स्ट्रा काट लेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी सही से नहीं हुई। आप ये देखें ना, उन्होंने प्रोडक्ट भेज दी और उसको डिलीवर नहीं किया, और उन्होंने कहा जी आप खुद डिलीवर करें। जी गरीब आदमी कोई नहीं है जी, जो यहाँ पे ये गरीब आदमी या वो नीचे वाला गरीब आदमी, नीचे वाला गरीब आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक मिडल मैन है, वो सैलरी पे काम कर रहा है। ये हाँ, ये जब भी आप कोई चीज खाएं और आपको लगे कि ये महंगी है तो उसकी तरफ नफरत से मत देखें, वो सिर्फ एक दरमियान में प्यादा है। असल असल बिल्डिंग कोई और है, असल जो है ना, असल प्लाजा कोई और है जहां पैसा जाता है जी। जी अब एक अहम सवाल जो कि कल से चला आ रहा है कि जी चैप्टर 7 खत्म हुआ, उसके पास पेपर कैसे लेके चलें। इंतहाई मजे की बात है कि हमारे पास किसी भी चैप्टर के पास पेपर है ही नहीं। हमारे पास टोटल आज तक जो सवाल मौजूद हैं जिनके जवाब आईकेएप की सजेस्टेड सॉल्यूशन मौजूद है, वो 4 सवाल है पूरे हमारे मैनेजरियल पोर्शन में, और वो चारों सवाल मैंने किताब में मुख्तलिफ जगह पे डाल दिए हैं। एक रीसेंट अटेम्प्ट हुई है जिसका अभी तक सजेस्टेड सॉल्यूशन भी नहीं आया, और पिछली अटेम्प्ट में से एक सवाल तो आप लोगों को मैंने टेस्ट में भी दे दिया। ये जो प्रोडक्ट वाला सवाल था ये आईकेप का सवाल था। अब चक्कर ये है कि हम पास पेपर प्रैक्टिस कैसे करें जब है ही नहीं। तो एक नया सब्जेक्ट जब आता है तो उसमें बड़े अरसे तक लोग तजर्बों से गुजरते हैं, टकरे मारते हैं, और फिर आने वाले नई नस्ल को बताते हैं कि देखो इस सब्जेक्ट की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो एक तरीका ये है कि हम टकरे मारते रहें, दूसरा तरीका ये है कि फिर हम इसके इर्द गिर्द के सब्जेक्ट से थोड़ी सी मदद ले लें। एमएफए में कुछ डाटा इन्होंने बीएमबीएस से उठा के डाला, कुछ डाटा स्टैट से उठा के डाला, और कुछ डाटा फाइनल का पेपर बीएमएस से डाला। अब हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हम अलग अलग जगह से आपको डाटा इकट्ठा करके दे दें, और फिर आईकेएप ने अपनी किट में कुछ विदेशी बॉडीज के सवाल उठा के भी डाल दिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मैंने किया ये कि जितने भी जो भी चैप्टर किसी भी साइट से आया है, कोई चैप्टर अगर बीएमबीएस से आया है, कोई चैप्टर कहीं से आया है, उसका कोई टॉपिक कहीं से, तो आप जो क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको कैटेगरीज नजर आएंगी कि ये बीएमबीएस से उठाया हुआ सवाल है, ये बीएमएस से उठाया हुआ सवाल है, ये फलाना से उठाया हुआ सवाल है, और ये एमएफए का अपना पास पेपर का सवाल है जो कि आपको 2-3 चैप्टर्स में ही नजर आएगा क्योंकि उसके तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। और फिर एक कैटेगरी है एमएफए की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आईकेएप की किताब से। तो आईकेएप की किताब के सारे सवाल उठा के जो जो उसमें पास पेपर्स वाले सवाल थे उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था, और आपका क्वेश्चन बैंक बन गया, लेकिन बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन बैंक बना। चैप्टर नंबर 2-3 का सवाल ही कोई नहीं, चैप्टर 1 का एक छोटा सा सवाल होगा गालबन, चैप्टर 4 के अंदर से आपको 2-3 सवाल मिल जाते हैं, चैप्टर 5 का 0 सवाल मिलता है। तो फिर जहां पे सवाल नहीं है वहां पे आईकेएप की किताब से चीजें उठा के डाल के कुछ ना कुछ क्वेश्चन बैंक बनाया है। तो ये क्वेश्चन बैंक बहुत परफेक्ट नहीं है और ना इसको पास पेपर्स कहा जा सकता है। अब सवाल ये कि चैप्टर खत्म हो गया, उसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अगर उस चैप्टर के एंड पे बीएमबीएस के सवाल दिए
वो इक्वल रैंक का पेपर है, वो कैफ का पेपर है। अब ये ना हो कि आप बीएमएस के सवाल करते जाएं और कहें कि मैं तो मर जाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि डाटा नहीं था तो कम से कम आप ही की रेलेवेंट आईकैप की बॉडी से ही मुख्तलिफ एरिया से उठा के डाले सवाल एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। तो होगा ये कि थोड़ी सी प्रैक्टिस टेस्टों में भी चलती रहेगी, और जब भी एक चैप्टर खत्म हो आपने सबसे पहले उसके बीएमबीएस के सवाल करने कर लिए, अब आप कह रहे हैं कि चैप्टर मुझे ऐसा समझ आ गया और बीएमबीएस का सवाल भी मैंने कर लिया, अब मेरे सामने कोई तूफानी सवाल आए तो फिर बीएमएस का सवाल उठाएं जो वहां पे दिया हुआ है। अगर वो सारे कर लें उसके बाद आप कहें कि जी मुझे कुछ ऐसे सवाल चाहिए जो विदेशी किसी बॉडी के हों, तो फिर एमएफए के प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम आईकैप बुक जो टाइटल बना हुआ है ना वहां से उठाना, क्योंकि वहां वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। लेकिन मजे की बात है कि आप चैप्टर 7 को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जिधर जिधर से आया वहां भी पीछे खासा सवाल पूछे जाते थे। तो चैप्टर 7 अकेले के आपको 32-34 सवाल मिल जाएंगे, और इतने सवाल आपको जो है वो 5-6 चैप्टर्स के मिला के भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ना आपका सैंपल इस वक्त थोड़ा सा गलत सेलेक्ट हुआ है, जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हर चैप्टर के साथ इतने सवाल होंगे, हम बताएंगे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टेप 1 लेवल 1 ये है कि आपने बीएमबीएस के सवाल को पहले प्रैक्टिस करना है, अगर हो जाए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो फिर बीएमएस, और सबसे आखिरी प्रैक्टिस फिर आईकैप के बुक से जो उठाया हुआ। बीच में कहीं ना कहीं पास पेपर का सवाल आपको एवं धक्के से मिल जाएगा। हमारे पास टोटल 4 सवाल थे पिछली अटेम्प्ट के, उसमें से एक सवाल मैंने आपको टेस्ट में डाल के पूछ लिया। तब तक आपको किताबें नहीं मिली थी, लेकिन आप लोगों को किताबें 1-2 दिन पहले मिल गई तो वो तजर्बा गलत हो गया, आप लोगों ने शायद वो सवाल और जवाब पढ़ लिया हो पहले, लेकिन वो जवाब गलत था तो बचत हो गई। तो 3 और सवाल ऐसे रह गए हैं जो अभी तक हमारे पास एमएफए के एक्चुअल में आए हुए हैं। सेशन एंड तक मैं वो जो 3-4 और सवाल भी मजीद थे उनका भी आप सोल्यूशन और चीजें आ चुकी होंगी, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, और है तो वो या तो बहुत हाई लेवल का है या वो रेलेवेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन बैंक इसलिए इकट्ठा किया है कि यूजर अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें। आपने बस बीएमबीएस के सवाल ढूंढने हैं, वो अगर प्रैक्टिस करें और वो सही हो गए तो समझ जाएं कि आपके पास पेपर्स की रीजनेबल प्रैक्टिस हो गई। एडवांस जिसने गेम खेलनी है, जो कहे मैंने चैप्टर 7 इतना तैयार कर लिया कि जो मर्जी सवाल आ जाए, फिर आपने जाने बीएमएस, बीएमबीएस नहीं, बीएमएस जो कि सीए फाइनल का पेपर हुआ करता था, वो भी अब एसपीएम कहलाता है, उसका सवाल आपने प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चन बैंक में दिया। मीनवाइल मंडे के मंडे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, और हर टेस्ट में आपको 3 से 4 सवाल जब मिलेंगे तो सेशन के बीच में आपकी तकरीबन कोई 60 के करीब सवालों की तो क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी। जी, बीएमबीएस में से कुछ पोर्शन उठा और बीएमएस से अच्छा खासा पोर्शन उठा। ये जो चैप्टर 7 और 8 है ना, ये एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 3 और 4 है सीए फाइनल का, जो अभी एसपीएम पेपर है उसका। जी, अब आईकैप के वो जो आईकैप के प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सबसे एंड पे करने हैं, क्योंकि आईकैप ने क्या किया, कुछ पास पेपर के 2 के सवाल उठाए अपनी ही बीएमबीएस बीएमएस, और कुछ एक्स्ट्रा सवाल इंटरनेशनल बॉडीज के उठा के डाल दिए। मैंने जो पास पेपर का सवाल था उसको पास पेपर का दर्जा दिया है, और उसके अलावा जो सवाल है उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन आईकैप की किताब में डाल दिया। तो इसका मतलब है फिर अब आपको आईकैप की किताब में सवाल ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सवाल हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा घबराना शुरू कर देना है। चैप्टर 7 काफी टेक्निकल है और इससे सवाल किसी भी हैवी लेवल का आ सकता है, बट कंसिडरिंग आपने जो सवाल किया टेस्ट में प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 वाला, अगर वो लाइन वहां पे 10% वाली डली हुई होती तो थोड़ा सा उसमें और इजी हो जाता, लेकिन आपने बड़े अरसे बाद पहली दफा थ्योरी में इस तरह का सवाल किया था जिससे आप थोड़े से परेशान हो गए। तो हाँ, तो सैंपल गलत है आपके पास। आप जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उस चैप्टर पे इतना तूफानी प्रैक्टिस हो सकती है, हम अपनी सिलेबस खत्म करने के बाद दोबारा चैप्टर 7 में वापस आएंगे जब आप मैच्योर हो चुके होंगे इंशाल्लाह, और फिर देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिस किस तरह से है। तो हम सेशन के एंड पे को 5-6 दिन इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस का भी रखेंगे। एक स्टूडेंट ने कल कहा कि सर क्लास में क्या प्रैक्टिस कराएंगे, तो मैंने कहा जी मैं तो 60 से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। टेस्ट और क्या है, मतलब सिर्फ मैं नहीं खड़ा हुआ, वरना मैं यहाँ पे खड़ा होके कहूँ चलो भाई बच्चों आज प्रैक्टिस करते हैं, सवाल है करो, अब आप बैठ के कर रहे हैं सवाल। और एंड पे ये कहना भी सही नहीं है कि मैं आप सब लोगों के सवालों को खुद चेक भी कर रहूंगा, ये भी झूठ होगा। तो अल्टीमेटली वो चेक किसने करना है, टीए ने।
तो फर्क सिर्फ क्या हुआ कि मैंने यहाँ खड़े होकर कहा बच्चों ये सवाल है जरा करो, तो इतनी सी वैरायटी के लिए तो वो तो आप लोग सेल्फ रेगुलेट हो सकते हैं, लेकिन टेस्टों में रेगुलरिटी के साथ आते रहेंगे तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा कि जी हम अपनी रिटर्न प्रैक्टिस कहाँ करें, क्योंकि हम बीच में से कुछ थीम पास पेपर से उठा के और कुछ सवाल खुद से अच्छे से क्रिएट करके आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो बस आपने ये मंडे के मंडे टेस्टिंग में आते रहना है ताकि आपकी राइटिंग वाला मसला हल होता रहे। क्वेश्चन बैंक अभी आपको सिर्फ प्रोवाइड किया गया इसलिए कि बजाय इसके कि दो अलग अलग टाइम पे किताबें आपको जाती हैं, कॉलेज का खर्चा बढ़ता, कॉलेज ने एक जगह बाइंड करके आपको दे दिया। क्वेश्चन बैंक अभी हमारा कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि हम उसके ऊपर बात करें, वो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए भी दिया गया है। अभी इस सब्जेक्ट में थोड़ा मैच्योर तो हो जाए, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हो जाए। तो अभी आपकी प्रैक्टिस है पास पेपर्स, वो जो हमारे पास अवेलेबल है एमएफए के, जो कि 4 थे, एक सवाल खत्म हो चुका उनमें से, और फिर बीएमबीएस का अगर कहीं सवाल नजर आए और वो आप करें और उसमें दुश्वारी हो तो आपने जरूर बताना है कि सर मेरे से कैफ लेवल का सवाल नहीं हो रहा। हाँ, सीफेप लेवल का सवाल नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आप उतना ज्यादा अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुए मेंटली, लेकिन अगेन चैलेंज करने के लिए अपने आप को वो सवाल देख सकते हैं। तो आज नहीं, थोड़ा आगे जाके आप जरा थोड़ा सा एक प्रोसेस से गुजर लें, बहुत सारी रिटर्न प्रैक्टिस कर लें, तो एंड पे हम लोग कुछ और सवाल आइडेंटिफाई करके उस वक्त रिटर्न प्रैक्टिस उस तरह की भी करेंगे जैसी आपको क्लास में पसंद है कि टीचर खड़ा होकर क्या सवाल देख रहे हो करो वही। अभी फर्क क्या होता है, सवाल आपके सामने आता है आप करते हैं और अगले दिन में आधे से ज्यादा लेक्चर उस टेस्ट के असरार और रमूज बताने में गुजार देता हूँ कि इस वाली चीज को ऐसे कर सकते थे, इस चीज को ऐसे कर सकते थे, इस चीज को ऐसे कर सकते थे। तो अभी भी ये डिस्कशन का मकसद यही है कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को किताब जो क्वेश्चन बैंक मिला है, यकीन माने इस टाइम पे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि आपको क्वेश्चन बैंक मिले, क्योंकि आपसे रेलेवेंट तो सवाल ही एक दो चैप्टर 7 के, लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपको 32-34 सवाल नजर आ रहे हैं। जैसे आपने कहा लो जी इतने सवाल है मैं तो सारे करूं, और करने बैठे तो लग समझ गई। तो थोड़ा सा उसके लिए जो है ना वो मेंटली मैच्योर होना पड़ेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों की तरफ जा रहे होंगे। तो इस वक्त आपका रेलेवेंट सिर्फ एमएफए के वो चंद सवाल जो पेपर में मौजूद है और उसके अलावा बीएमबीएस। बट आगे जब हम मैच्योर हो चुके होंगे, बड़े हो चुके होंगे, समझदार हो चुके होंगे, दिसंबर गुजार चुके होंगे, पेपर हमें नजर आना शुरू हो गया होगा कि 2-2.5 महीने बाद पेपर है, तो फिर उस टाइम पे वो वाली प्रैक्टिस भी कर डन। और तब तक आप टेस्ट दे दे के इतने तेज हो चुके होंगे, आप उन सवालों को कहेंगे सर क्या बच्चों वाला सवाल आपने दे दिया, मैं तो टेस्टों के सवाल करने का आदी रहा हूँ। ठीक है, तो ये है रिटर्न प्रैक्टिस का पैटर्न जो मैंने आपको बताया कि ये आपको लिखने का मौका मिलेगा और अगले दिन उसके ऊपर डिस्कशन होगी, लेकिन जो उस दिन छुट्टी के तौर पे नहीं आया उसने वो दिन भी जाया किया और अगले दिन खामखा बैठ के जमाइयां लेता रहेगा कि सर तो पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो टेस्ट दें, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करें। अब इतने बड़े बच्चों को जबरदस्ती तो नहीं बुलाया जा सकता, हम जबरदस्ती कर भी लें क्या, फिजिकली सारे बच्चे आके बैठे हुए, आधी क्लास गायब है फिजिकल, सही बात। चलें जी, कहानी आपको समझ आई, कस्टमर कंज्यूमर की नीड्स की कहानी समझ आई, बातें पता लग रही हैं। एक डिस्कशन करनी है वर्ड वैल्यू के ऊपर। वैल्यू 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 जिसको आप आज तक कीमत समझते रहे, लेकिन वैल्यू उससे बहुत ऊपर की चीज है। वैल्यू सर ऑनलाइन वाले सारे आए हुए हैं, हाँ सारे आए हुए हैं, 28 टोटल लोग आए हुए हैं ऑनलाइन वाले, बड़ा जनाब सारे ऑनलाइन वाले आए हुए हैं। सर बीएमएस का टेस्टिंग लेवल हाई होगा या कम होगा? ऑब्वियसली हाई होगा, वो फाइनल का पेपर है और वो स्ट्रेटेजी का पेपर है प्रॉपर। आईकेप शायद आहिस्ता आहिस्ता इस पेपर को उस मेयार तक ले जाए, लेकिन अभी आईकेप उतना ज्यादा आगे की नहीं सोच रहा। बट ये पेपर जो है ना टाइम से निकालने में आफियत है, ये नजर आ रहा है इस पेपर की जो कुंडली में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इसने जो है ना मुश्किल पेपर बन जाए, तो अच्छे टाइम पे से निकालें। वैल्यू वैल्यू रुपए को कहते हैं, वर्थ को कहते हैं। एक बंदे ने एक नई जगह को ट्राई किया, उसने सोचा कि नई जगह है यहाँ से पिज्जा खाते हैं, वो उस नई जगह पे पहुंचा, उसने कहा जी फलाना मुझे पिज्जा ला के दें। जब पिज्जा आया तो नॉर्मल जगह पे जो मीडियम साइज का पिज्जा मंगवाते थे उससे थोड़ा सा बड़ा था, चीज की लेयर भी प्रॉपर डली हुई थी उसमें, बेस भी बड़ी अच्छी थी,
ठेकावा भी बड़ा अच्छा था और खाया तो बहुत ही डिलीशियस, और जगह ऐसी थी कि बहुत ज्यादा ब्रांडेड जगह नहीं थी। तो पिज्जा उसने खाया, उसको बहुत मजा आया। अब उसने जहन में सोचना शुरू कर दिया कि यार इस तरह का पिज्जा देखो, बाकी लोग इस तरह का पिज्जा क्यों नहीं दे रहे, बाकी ब्रांड वाले ये लोग भी तो दे रहे हैं, ये भी तो खर्चा कर रहे हैं। और सोचना शुरू कर दिया कि मैंने जिस तरह का पिज्जा खा लिया है, ये अब मेरे से आके 600 रुपए मांगेंगे। आपके जहन में उसकी एक अमाउंट आई, बेस्ड ऑन के आपने उसको खाया है और आपने इसके कंपेटिटर्स का पिज्जा भी खाया है, तो आपके जहन में उसकी एक वर्थ सी डेवलप हो गई। अगर बिजनेस आके वो बंदा आके आपसे कहे कि आप उसे कहें बिल ले आओ और वो कहे सर 400 रुपए, आप तो पागल हो जाएंगे। आपके नजदीक जो उसकी वर्थ थी वो 600 थी, और आपको जो प्राइस चार्ज हुई 400, इसका मतलब आपको 200 की इजाफी वैल्यू मिली है, एक्स्ट्रा वैल्यू मिल गई। आपने नहीं सुना एक्स्ट्रा वैल्यू डील्स, एक्स्ट्रा वैल्यू मील, आपको एक्स्ट्रा वैल्यू मिल गई। आप वैल्यू का मतलब है वो इजाफी चीज जो आपको उस पे बेनिफिट नजर आ रहा है। अगर वो आके कहता 1000 रुपए दे दें, तो आप कहते नहीं यार दैट वाज नॉट वर्थ इट, 1000 रुपए दे तो देंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा वहां नहीं जाएंगे कि नहीं यार इतनी वैल्यू नहीं है जितना पैसे मांग रहे हैं। तो वैल्यू समझ आ रही है? वैल्यू है कि आपको उस चीज में मिल क्या रहा है, वैल्यू ये है कि आप उससे हासिल क्या कर रहे हैं। आप जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते हुए आपके जहन में होता है कि मैं जिस चीज की पेमेंट कर रहा हूं उससे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। जी 200 एडिशनल वैल्यू है जो प्राइस से ओवर एंड अबव आपको मिली। आपके जहन में उसकी वर्थ है 600 और आपने पैसे कितने दिए 400, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इजाफी वैल्यू मिल गई, अपने स्पेंड किए हुए पैसे से ज्यादा की वैल्यू मिल गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप पैसे स्पेंड करते हैं और आपको जो मिल रही होती है वैल्यू वो उससे नीचे की होती है, तो आप कहते हैं ये इतनी वैल्यू वाली चीज नहीं थी, ये अंडर वैल्यू थी, ये खामखा मैंने इस पे पैसे खर्चे। स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह से होता है, हर मार्केट में इस तरह से होता है, हर बाइंग। इवन अगेन वही बात है, जिस सेक्टर में आप बैठे हैं उसकी एग्जांपल देना सबसे आसान है। कॉलेज, कॉलेज कहता है हम आपसे लेंगे 20,000 रुपए और आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर पता लगता है कि ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि क्लास जो हुई थी उसको कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था और पता नहीं इस सेशन या पिछले सेशन की आपको वीडियो उठा के दे दी। तो 20,000 तो आपने खर्च लिया, लेकिन आपको जो चीज मिली वो आपके जहन में 20,000 के बराबर नहीं खड़ी हुई थी। आपने कहा मेरे साथ जुल्म हो गया, इस्तेहसाल हो गया। हालांकि कुछ इस्तेहसाल नहीं हुआ, आपने कॉलेज से आके चीज मांगी, कॉलेज ने बताया था कि आपको क्या मिल रहा है, आपने पैसे दिए और कॉलेज ने वो चीज आपको दे दी, लेकिन आपके दिमाग ने उसको उस वैल्यू पे लाके नहीं खड़ा किया। अब अगर आपने कॉलेज से आके कहोगे जी मुझे क्लास फिजिकल चाहिए, और कॉलेज के यार ये फिजिकल क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास भी पकड़ो, रिकॉर्डेड क्लास भी पकड़ो, किताबें भी पकड़ो और टीचर के लेट आने पे जूस भी पकड़ो, ठीक है, और पैसे सिर्फ 25,000 दे दो। अब आप सोच रहे थे कि ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है, जूस भी है, फलाना भी है, तो ये 35,000 ना मांग लें। अब इनका 25 बुरा नहीं लगा और किसी का 20 बुरा लग गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा है ये अच्छे हैं, इसका मतलब है कि एक वैल्यू आपको मिलनी चाहिए ना एक चीज खर्च करने पे। अब यार मेरी जेब से पैसा निकले, मुझे उसकी वर्थ तो मिले। तो वैल्यू बेसिकली ये है कि आपको मिल क्या रहा है और उसके अगेंस्ट आप खर्च क्या रहे हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेटिस्फाइड। अगर आपको मिला ज्यादा और पैसे खर्च हुए तो आप उस ब्रांड को सोचेंगे। अब वैल्यू कैसे क्रिएट होती है कोई भी चीज, मतलब प्राइस एक्स पे जाए, सेम बन होगा, सेम कंपनी का खरीदा हुआ बन होगा, सेम कुकिंग ऑयल में तला हुआ सेम चिकन का पीस होगा, और सेम उसी तरह से दस्ताने चढ़े हुए जो वो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जनाब उसको वो करके आपको पकड़ाया होगा, और डब्बा भी उतने ही 10 रुपए का होगा जितना KFC में मिल रहा होगा। लेकिन एक जगह आप ज्यादा पैसे देना चाह रहे हैं खुद से, और एक जगह आप ज्यादा पैसे देते हुए रो पड़ेंगे। तो अब क्या एक्स्ट्रा वैल्यू मिल गई आपको, ब्रांड। तो वैल्यू कहां से आती है, फिर कहां कहां से आती है? ब्रांड से वैल्यू आती है, क्वालिटी से आती है, गुडविल से आती है, जी
प्लेस किस प्लेस पे आपको मिली, आपको मतलब वही बात है कि अगर एक चीज 800 की और मेरा घर से निकलने का दिल नहीं कर रहा और कोई मुझे कहे 900 में आपको घर में ला दूं, मैं खर्च कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाहर निकल के जाना आना शायद 300-400 रुपए की वर्थ है। तो सुकून से घर में बैठे रहना इज वेरी गुड। मैं 100 रुपए इजाफी खर्च कर सकता हूँ और उसके बाद भी मैं कहूंगा कि मुझे अच्छी वैल्यू मिल गई है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मिसाल के तौर पर लोग बंदे दे रहे हैं 1000, लेकिन अगर कंट्री भी शिफ्ट करते हैं तो वहाँ भी प्राइस सेम ब्रांड के अंदर भी प्राइस चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब है कि जैसे अब यूरोप में चले जाते हैं, वहाँ पे वही बर्गर भी $6-7 पे चला जाता है। तो ये भी तो चीजें हैं कि मार्केट विद इन अ ब्रांड से चेंज हो रही है। विद इन द ब्रांड मार्केट चेंज हो रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये सारी कन्वर्जन और उसके बावजूद भी ये जो इंटरनेशनल ब्रांड है ना, तकरीबन आपको सेम वर्थ मिल रही है। आप इधर मैकडोनल्ड की एक डील लें और वही डील आप मलेशिया में लें, वही डील आप किसी और मुल्क में लें, मोस्ट प्रॉब्ली करीब करीब के रेट मिलेगा आपको। असल में हर जगह का करेंसी का कन्वर्जन का मेयार अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी गुड्स महंगी नहीं है, हमारी लेबर सस्ती है। तो बाहर भी बर्गर उतने का और पाकिस्तान में भी उतने का, लेकिन बाहर मजदूर एक दिन में जितना कमा रहा है वो उससे 5 बर्गर खा सकता है। पाकिस्तान में पूरा दिन कमाने के बाद भी वो मजदूर KFC का बर्गर नहीं खा सकता। तो बस प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं है कि हमारी प्राइसेस ज्यादा है, हमारी प्राइसेस एट पार है दुनिया के साथ। हमारा मसला परचेजिंग पावर का है। जी वापस इधर आते हैं, वैल्यू की गेम समझ आ रही है। वैल्यू वो इजाफी वर्थ है, वैल्यू सेटिस्फेक्शन से आती है, ब्रांड से आती है और कभी कभी शो मारने से भी आती है। एक गाड़ी है जिस जो अंदर से तंग है, आपको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है उसमें बैठना, लेकिन दुनिया जब बाहर से वो गाड़ी देखती होगी तो यार क्या गाड़ी है, तो दुनिया को दिखाने के लिए आप एक डाले में छलांग मार के भी चढ़ जाएंगे। ठीक है जी, उस पर मतलब नॉर्मली ऊपर बंदा चढ़ भी नहीं सकता, उसमें उनको स्टेप रखना पड़ता है कि आप उस पर पाँव रखें और फिर उसके बाद छलांग मार के ऊपर बैठे, और बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। सेडान की निस्बत ये जो लेटी हुई गाड़ी है, ये जो नॉर्मल गाड़ी होती है डिग्गी वाली गाड़ी, इसकी निस्बत मैंने कहा सेडान बोला तो एकदम से लोग परेशान होंगे, ये कौन सी कंपनी का नाम है। तो सेडान ये जो डिग्गी वाली गाड़ी होती है, लेटी हुई गाड़ी है जो नॉर्मल गाड़ी होती है, ये वर्सेस वो जो उठी हुई गाड़ियां हैं। और फिर उठी हुई गाड़ियों में SUV, उसके अंदर भी कुछ ज्यादा ही उठी हुई गाड़ियां जिसमें जेन्युइनली जंप मार के आपको अंदर जाना है और बाहर उतरना है तो छलांग मार के नीचे उतरना है अगर आपने स्टेप पे पाँव नहीं रखा। ठीक है, वो छलांग मारते हुए पाँव में चोट आ जाए, ठीक है, ऊपर बैठ के आप अजीब सी आवाजारी, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ियां नहीं है, लेकिन चूंकि महंगी है, ठीक है, तो दुनिया को देखने में साड़ा लगता है और आप इस चीज पर खुश होते हैं कि ठीक है जी, मैं 1.25 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ क्योंकि इससे दुनिया जो है ना वो जल रही है। तो वैल्यू जरूरी नहीं कि आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो, वैल्यू आपकी शो की नीड भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ये सारे इसी के अंदर ही तो आते हैं। वैल्यू बेसिकली ब्रॉडर वर्ड है, वैल्यू का मतलब है आप किसी चीज से हासिल क्या कर रहे हैं। तो वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि आगे हमारी वैल्यू पे अच्छी खासी डिस्कशन चलती रहेगी। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या बेच के? नहीं, जो टुसॉन है पहली बात है कि वो बेची नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो ऊंची SUV नहीं है, वो नीचे वाली SUV में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक जिसमें स्टेप बना हुआ होता है और छलांग मार के चढ़ना है, और एक जो नॉर्मल जो वर्किंग पर्सन वाली होती है ना। और फिर वो रेंजेस का भी फर्क है, मैं जिस SUV के जिक्र कर रहा हूँ वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ उससे ऊपर की है, ये बेचारी इतनी को महंगी गाड़ी नहीं है। हाँ मतलब जो मेरी करंट गाड़ी है उसमें और इसमें को 5-6 लाख का फर्क होगा, तो वो बेची नहीं है, ये घर की गाड़ी है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो गाड़ी एक और जगह पे इस वक्त किसी काम से गई हुई है। जी तो वो भाई ने बड़ा एनालिसिस किया, उन्होंने कहा जी आपने फलाना गाड़ी बेच के इसलिए फलाना गाड़ी ली है। तो वो ये इस तरह के शौक ही नहीं है। मैं तो 7-8 साल से होंडा सिटी चला रहा था और जब तक बेचारी रोना नहीं शुरू हो गई मैंने उसे मतलब जो है ना, और वो भी बस गिफ्ट दी, तो फिर मैंने कहा मैं बगैर गाड़ी की हो गया, बेकार हो गया, तो फिर जो गाड़ी मिली ले ली। जी तो वैल्यू समझ आ रही है, वर्थ समझ आ रही है। बिजनेस को नहीं पता ये सारी बात, पता है क्या करे बिजनेस?
वैल्यू क्रिएट करे। देखें, एक चीज आपकी नजर में है 600 की, कस्टमर की नजर में 600 की, 800 की प्राइस हो जाए तो ओवर वैल्यू, ज्यादा पैसे दिए, और 400 हो तो बिजनेस के पास एक ऑप्शन ये है कि 600 की चीज को 400 में बेचना शुरू कर, अगर कॉस्ट मीट हो रही है उनकी। हो सकता है उनका मार्जिन पहले बहुत ज्यादा हो, उनकी कॉस्ट हो 230 रुपए, तो वो सोचे रादर हम 600 की बेचें, हम 400 पे बेचें, हम वैल्यू दे देंगे। जब लोगों को वैल्यू मिलेगी तो क्या होगा, बल्क लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब बल्क में खरीदेंगे, आपका कंपेटिटर जो है वो झाड़ू पोछे लगाता रह जाएगा अपनी दुकान पे, और आप लूट मचा देंगे। ठीक है, आप मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। ये प्राइस लीडरशिप कहलाती है। अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लें और फिर आप प्राइस पे खेलते हैं और आप मैस मार्केट को काबू कर लेते हैं, ये सबसे आसान स्ट्रेटेजी होती है। दो बिजनेस में बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला चल रहा है और किसी एक ने दूसरे का सत्यानाश फेरना है और दोनों के पास मिलती जुलती प्रोडक्ट है। बेस्ट स्ट्रेटेजी इज प्राइस 10 रुपए कम कर दें, 30 रुपए कम कर दें, 10% ऑफ दे दें, फलाना इस तरह से कर दें। तो एक तरीका क्या है कि आप प्राइस लीडरशिप की तरफ आ जाए। समझ रहे हैं? एक दूसरा बिजनेस कहेगा मैं पागल नहीं हूं कि मैं 400 रुपए पे चीज लेके जाऊं, मैं 800 की बेचूंगा और खरीदने वाला खरीदेगा भी। वो इसमें ऐसे फीचर्स ऐड कर देगा, इसमें ऐसी डिफरेंशिएशन ऐड कर देगा कि ये प्रोडक्ट अपने बाकी बहन भाइयों से, बाकी इर्द गिर्द की प्रोडक्ट से बहुत मुमताज नजर आएगी, बहुत अलग से नजर आएगी। तो अब लोग ऊपर के पैसे, वही बात है कि ऑल्पर का जो पाउच है वो दूसरे मिल्क पैक से अगर 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए महंगा भी होगा तो कंज्यूमर को जो इजाफी वैल्यू मिल रही है, कंज्यूमर पैसे दे देगा। वो मिल्क पैक के उतने पैसे देने पे मुतमईन नहीं था, लेकिन वो उस पाउच के उतने पैसे देने पे मुतमईन हो जाएगा। तो दूसरी स्ट्रेटेजी होती है डिफरेंशिएशन। पोर्टर की जो जेनेरिक स्ट्रेटेजीज है ना, वो कहते हैं कि आपने 3 तरह के काम करने हैं मैस मार्केट में, या आप प्राइस लीडरशिप की तरफ आ सकते हैं या डिफरेंशिएशन की तरफ आ सकते हैं। और तीसरा तरीका कंपीट करने का कि आप सबको लड़ने दो और आप अपनी पॉपुलेशन लेके साइड पे हो जाओ। फोकस स्ट्रेटेजी, इसको हम कहते हैं कि आपने एक नीश पे काम किया। नीश, NICHE, नीश। आप एक सिलेक्टेड ग्रुप पे काम कर रहे हैं रादर देन कि आप पूरी मार्केट में लड़े। आपने अपनी एक खास कम्युनिटी उठाई और उनको साइड पे ले गए। मुकाबला चल रहा है दो चैनल्स का कि जी हमारा ड्रामा सबसे अच्छा है, हमारी खबरें सबसे अच्छी हैं, हमारा क्राइम वाला प्रोग्राम सबसे अच्छा, हमारा हॉरर वाला प्रोग्राम सबसे अच्छा। सबके सब ओवरऑल मैस मार्केट में मुकाबला कर रहे हैं। एक चैनल उठ के स्पोर्ट्स देना शुरू कर देता है, अलग ही एक दुनिया सजा लेता है, कहता है तुम लोग लड़ते रहो, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स दिखाऊंगा। और मार्केट का वो बहुत बड़ा तबका जो स्पोर्ट्स देखना चाहता है, वो सारे को उठा के ड्रोमो श्रोमो और उन फजूल टीवी चैनल से उठा के स्पोर्ट्स के चैनल पे ले जाता है। उसने अपनी एक नीश आइडेंटिफाई कर ली। सब लड़ रहे होते हैं, कार्टून नेटवर्क आ जाता है बीच में, वो कहता है लड़ते रहो, मैं 40% तो बच्चे हैं ना, मैं बच्चों को ले जाऊंगा। और टीवी देखते भी बच्चे सबसे ज्यादा हैं, बड़ों के पास टाइम कहाँ होता है। तो पॉइंट ये है कि कंपीट करने के 3 तरीके हैं। पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी, इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग मुझे बड़ी हैरानगी है इस बात पे कि हमारी किताब ने ये स्ट्रेटेजी नहीं बताई। आपको तो खुशी होगी इस बात पे कि आपसे पूछा ना जाए, लेकिन ये अल्फाज जगह जगह इस्तेमाल होते हैं। तो चैप्टर 7 खत्म होने के बाद अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम ये समझ सकें कि ये बेसिकली अप्रोच क्या है। तो मैस मार्केट में कंपीट करना है तो 2 बातें हैं, प्राइस लीडरशिप की तरफ आ जाए या डिफरेंशिएशन की तरफ आ जाए। और नीश मार्केट में या सिलेक्टेड मार्केट में अगर आपने काम करना है तो आप फोकस की तरफ आए, आप एक खास टारगेट कर लें। 2 दुकानें हैं फी सेंटर में, दोनों लैपटॉप बेच रही हैं, दोनों मोबाइल बेच रहे हैं, खूब मुकाबला चल रहा है और हैवी कंपटीशन चल रहा है। एक बंदा उन दोनों के दरमियान में आके सिर्फ केसिंग बेचने का काम शुरू कर रहा है, कवर लगाने का, वो केसिंग का या इस तरह के। इंतहाई मजे की बात है कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि कभी कभी वो उन दुकानों से ज्यादा उस बंदे की सेल होती है। उसने मैस मार्केट पे काम ही नहीं किया कि 15 तरह के लैपटॉप मेरे स्टॉक में होने चाहिए, 25 तरह के मोबाइल मेरे स्टॉक में होने चाहिए, इतना। वो सारे के सारे हर तरह की पूरी पूरी पॉपुलेशन को सोच रहे थे और इसने सिर्फ एक खास तबके को सोचा और उस तबके की सारी नीड्स पूरी कर दी। कि जिसने भी केसिंग लगवानी है, जिसने भी कवर चढ़वाना है, जिसने भी ऐसा करना है, उसके पास हर तरह के मोबाइल का हर तरह का कवर मिल जाएगा छोटे से खोखे में।
तो compete करने का एक तरीका ये होता है कि फिर आप अपना एक नीश, अपना एक सेगमेंट अलग से ले जाते हैं और आप वहीं पे अलग से खेलते हैं। उसकी कॉस्ट भी कम होगी, वो एक खास टारगेट को वो सप्लाई भी कर रहा है, और मजे की बात है कि उन दोनों के कस्टमर इसके कस्टमर भी होंगे, और वो इस लेवल पे आगे चला जाएगा कि वो दो सोचेंगे कि हम इस काम में ना घुसे, इसमें स्पेशलाइजेशन के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, बाहर बंदा बैठा है ना, तो किसी को मोबाइल बेचेंगे, वो कहेगा यार इसकी कवर वगैरह, कहते हैं यार ये 7 दुकान उससे लेते हैं। तो नीश स्ट्रेटेजी के फोकस स्ट्रेटेजी, आप एक सिलेक्टेड ग्रुप पे काम करते हैं और उसी से सारा कुछ जनरेट कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि प्राइस लीडरशिप क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है? ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी कौन सी है? डिफरेंशिएशन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन, अच्छे प्रॉफिट्स। डिफरेंशिएट करने पे आपको शायद लगेगा 20-25 इजाफी रुपया, लेकिन प्रोडक्ट कहीं से कहीं चली जाएगी। डिफरेंशिएट कैसे कैसे कर सकते हैं? क्वांटिटी थोड़ी प्लस माइनस कर दें, डिजाइन चेंज कर दें, क्वालिटी पे काम कर लें, एडिशनल फीचर्स ऐड कर दें। भाई 2 रेस्टोरेंट है, दोनों में एक ही तरह का खाना होता है, एक रेस्टोरेंट में आप आए तो वो आपको टैब ला के देते हैं और टैब से ऑर्डर होता है, तो ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू एमी जनरेट हो जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाती है कि जी हमारे रेस्टोरेंट में तो टैब पे ऑर्डर लिया जाता है। हालांकि अक्सर रेस्टोरेंट वाले जब आपसे ऑर्डर ले रहे होते हैं तो उनके अपने हाथ में भी टैब ही होता है, तो आपसे ऑर्डर लेके खुद ही टिक लगा रहे होते हैं, वही टैब कस्टमर को पकड़ा दो, पागल हो जाएगा, वो कहेगा यार क्या कर दिया यार, क्या क्या गेम है जी। अगर जी, अब अगेन जब आपने डिफरेंशिएशन करनी है तो ये जहन में रखना है कि इस ऐसी डिफरेंशिएशन ना हो जिससे लोग उलझन में आ जाए। कुछ डिफरेंशिएशन लोगों को पसंद नहीं होती, तो इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च की जाती है। डिफरेंशिएशन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंटली खेलना पड़ता है। और आसान स्ट्रेटेजी कौन सी है? प्राइस लीडरशिप। देसी सा तरीका है, जैसे मैंने आपसे कहा बताएं क्या करें, आपने कहा सर प्राइस कम कर दें, तो बेस्ट तरीका तो ये है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। याद है साइकिल ऑफ कंपटीशन, ये तबाह कर देता है इस प्राइस का। डिफरेंशिएशन सबसे मजेदार चीज है जी। वो भाई कोई आखिरी बात करना चाहते हैं? देखें अगेन डिफरेंशिएशन में मैंने एक अप्रोच बताई, जरूरी नहीं कि ये टैब वाली अप्रोच आप हर जगह हर इलाके पे अप्लाई करते हैं। हो सकता है आपका इलाका ऐसा है जहां पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते, तो वहां आप उनको डिफरेंशिएशन ऐसे दें कि ठीक है जी, आप हमसे अगर 2 लगातार थर्सडे हमसे पिज्जा खा के जाएंगे तो तीसरे थर्सडे पे आपको आपके दोस्तों के साथ 50% ऑफ हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन हो गई, ठीक है। आप ट्यूसडे वाले दिन आए, आपको सिनेमा की टिकट हाफ पड़ेगी, नहीं एम्पोरियम मॉल, ठीक है। मतलब जस्ट एक एग्जांपल कि उन्होंने क्या किया, फिर वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर ही एक छोटी सी लेयर ऐड कर दी। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो बिजनेसेस तो बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं। अब आप लोगों ने ये पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, आपके दिमाग खुलना शुरू हो गया। एक बड़ा अच्छा पेपर फॉत हो गया जिसका नाम बीएमबीएस होता था, वो थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे आपको बिजनेस समझाता था, लेकिन अब ये स्ट्रेटेजी के साथ समझा रहे हैं, तो अच्छी बात ये है कि हमें समझ आ रही है और थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस भी चलता जा रहा है। सिलेबस हमने कोई तेजी तो है नहीं, हमने तो जनवरी तक लेके जाने थे जी। किताब में से आपने क्या पढ़ना है? वैल्यू। पेज नंबर 51 पे ऊपर चंद लाइंस लिखी हुई हैं वैल्यू के बारे में, डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। इसके अंदर सिर्फ आपने बातें पढ़ के मुस्कुरा देने से याद शाद नहीं करना। वैल्यू एक ऐसी चीज है जो आप खुद से लिख सकते हैं, जिसको खुद से लिखने में मसला हो वो बेशक रट्टा लगा ले, लेकिन ये वो चीजें अगर याद करना है इस पेपर में, तो वो मॉडल्स और वो कौन कौन सी बात करते हैं। यानी कि अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम डायरेक्ट मॉडल से शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर अगली क्लास होगी तो तब तक हम क्या करें? चैप्टर नंबर 7 का फुल फ्लैश टेस्ट आपको एमी रिटन प्रैक्टिस इतनी मिल जाएगी। तो बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी आप अगर कहें सर चैप्टर 7 की प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं कहूंगा यार 12-13 सवाल तो हमने टेस्टों में दे दिए, और क्या चाहते हैं? तो एक और टेस्ट चैप्टर 7 का, ताकि आपकी राइटिंग मजीद स्ट्रांग होती है। बीएमबीएस वाले पे हाँ, फिलहाल वही, आगे चलेंगे तो कुछ और चीजें।
ठीक है। किसी को सिनेरियो ऐसा बन गया है